हमारी डिस्कशन ये चल रही थी कि ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया था कि जनाब हम इमेज को किस तरीके से डिस्प्ले करवा सकते हैं वेब पेज के ऊपर और डिज़ाइनिंग किस तरीके से कर सकते हैं। पहला कॉलम हमने फाइनलाइज कर लिया तकरीबन। अब हम थर्ड कॉलम को भी तकरीबन फाइनल कर चुके हैं। सेकंड कॉलम को देखते हैं। अच्छा, सेकंड कॉलम के अंदर आपको नजर आ रहा है सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम। तो ये पहली रो है, ये थर्ड रो है, ये सेकंड रो है। इसमें ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ से ये मैं डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ पर एक टेबल हम और बना देते हैं। उसके अंदर टेबल बनाने से पहले यहाँ एक टैग इस्तेमाल कर रहा हूँ, ए का टैग, और उसमें मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ home.html और ऐसे मैंने लिख दिया होम। तो यहाँ पर आपको एक लिंक नज़र आएगा होम के नाम से, ये कहलाता है हाइपर लिंक। होम है, अंडरलाइन है, ब्लू कलर में है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये home.html में जाने की कोशिश करेगा, जो इसको मिलेगा नहीं क्योंकि ये अभी है ही नहीं। इसको बोलते हैं एंकर टैग, ई टैग। ये है हाइपर रेफरेंस इसका एट्रीब्यूट। अब एक आप मल्टीपल टैग बना सकते हैं। जैसे एक आपने बना दिया कॉन्टैक्ट और एक आपने बना दिया अबाउट अस, इसको कॉन्टैक्ट कर देना है, इसको अबाउट कर देना है, तो 3 लिंक्स हो जाएंगे आपके पास, होम, कॉन्टैक्ट एंड अबाउट अस। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये तीनों लिंक्स जो है ना वो अलग अलग लाइन में नजर आए। क्या तरीका हो सकता है? ये आर से भी हो सकता है, ठीक है। और डिव भी 3 बना सकते हैं क्योंकि लेकिन हम टेबल पढ़ रहे हैं तो हम एक टेबल बनाएंगे यहाँ पे। तो इसमें हमें 3 रॉज बनानी पड़ेंगी और हर रो में एक ही कॉलम होगा। आगे पहली रो, दूसरी रो, ये तीसरी रो। पहली रो के कॉलम के अंदर ये पहला लिंक आ जाएगा, दूसरी रो के अंदर ये दूसरा लिंक आ जाएगा, तीसरी रो के अंदर ये तीसरा लिंक आ जाएगा। आपको आउटपुट के ऊपर ये कुछ नजर आएगा, 3 लिंक्स अलग अलग लाइनों में। आप चाहें तो इस टेबल की बॉर्डर डिफाइन कर सकते हैं, तो इसकी बॉर्डर आपको नजर आ जाएगी, ठीक है। अभी जो टेबल की बॉर्डर है वो, क्योंकि हमने बॉर्डर डिफाइन करी है लेकिन इसकी बिट डिफाइन नहीं करी, तो इसकी बिट वो है जितना इसमें टेक्स्ट है उतनी इसने जगह ली हुई है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इसकी बिट बढ़ जाए। तो सपोज अगर मैंने इसकी बिट डिफाइन कर दी 100%, तो क्या होगा? कितनी जगह ले रहे हैं? पूरे पेज पे आ जाएगा। हाँ, ये चीज समझने वाली है एक्चुअली कि ये 100% इसका जो है ना कभी भी इसके 20% से आगे नहीं निकल सकता। पेरेंट से कोई चीज आगे नहीं निकल सकती, ये पेरेंट के अंदर रहते रहते जो पेरेंट का जितना भी एरिया ना वो इसका 100% है। फिर इसमें और भी एट्रीब्यूट होता है, मिसाल के तौर पे इसमें एक एट्रीब्यूट होता है सेल पैडिंग। सेल पैडिंग क्या होती है कि अगर आप सेल पैडिंग डिफाइन करें तो टेक्स्ट और बॉर्डर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है, ठीक है। सेल स्पेसिंग सेल की जो ओवरऑल स्पेस है वो बढ़ा देती है। ये कि ये जिस पीडी में मौजूद है उसके अंदर वर्टिकल अलाइनमेंट हम टॉप कर देते हैं, तो ये टॉप पे चलेगा, ठीक है। भाई समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? तो ये हमने 3 लिंक्स यहाँ पर इस तरीके से डिफाइन कर दिए। अच्छा, अब
अब आप अगला काम ये करेंगे कि इस टी आर के अंदर जो दूसरी टी डी है जहाँ लिखा हुआ है सेकंड ड्रॉ सेकंड कॉलम, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर एक हेडिंग रख देता हूँ जिसको मैंने कह दिया होम होम पेज कहते हैं। यहाँ पे आपको होम पेज लिखा हुआ नजर आएगा, सही है। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अच्छा, मैंने आप लोगों को एक टैग बताया था कॉल स्पैन का। ये जो मर्जिंग करता है ये वर्टिकल मर्जिंग करता है। अच्छा, एक हॉरिजॉन्टल मर्जिंग भी होती है, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं रॉ स्पैन। आपके ख्याल में रॉ स्पैन कौन से टैग के साथ इस्तेमाल होता होगा? वो भी टीडी के साथ इस्तेमाल होता है। कैसे होता है देखेंगे, ये 3 रॉज हैं। तो पहली रॉ में गया, इसमें एक ही टीडी है, मैंने यहाँ पर एक टीडी और बना दी और इसमें रॉ स्पैन मैंने डिफाइन कर दिया जनाब। ये टीडी 3 रॉज में आ जाएगी, यानी कि आपको ये इस तरीके से एक टीडी नजर आएगी। अगर आप इस टीडी की को बिट डिफाइन करें ना 5%, आपको नजर आएगी ये टीडी। ये टीडी जो है वो 3 रॉस पर आएगी क्योंकि इसकी रॉ स्पैन क्या है, क्या है भाई, 5% ऑफ द पेज है, सही है। क्या हो गया, खैरियत है, ज्यादा हो गया है, थोड़ा ज्यादा हो गया। आज तो पहली क्लास है यार, आज तो पहली पहली क्लास है। ये इस कोर्स की सबसे आसान क्लास है। इसके बाद हम CSS करेंगे, फिर जावा स्क्रिप्ट करेंगे, फिर ASP.NET में आ जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ये कि आपको घर पे आके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अच्छा, इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। असल में मैं जो काम यहाँ पे कर रहा हूँ 3 घंटे में, वो आपने घर जाके 3 घंटे में नहीं करना है, आपके पास पूरा हफ्ता है, सही है। तो ये आपको तकरीबन सवा घंटे की 2 रिकॉर्डिंग मिलेगी। आपने उन रिकॉर्डिंग को सुकून से देखते हुए काम घर पे परफॉर्म करना है, आपके पास पूरा हफ्ता मौजूद है, ठीक है। इनिशियली थोड़ा सा पेसअप करने में मुश्किल होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप करते रहेंगे तो स्पीड अप हो जाएंगे, कोई मसला नहीं, ठीक है। बस आपने घबराना नहीं। अब ये जुमला बोलता हूँ लोग घबरा जाते हैं, कहते हैं सर ये तो आपने जुमला ही गलत बोल दिया। हाँ, वो बदनाम हो गया ना, इमरान खान ने मेरा जुमला खराब कर दिया। घबराना नहीं, वो इमरान खान के हिसाब से कह रहा हूँ मैं। भाई बात ये है कि अब आप देख चुके हो, अब आपका जो है ना वो दिवाली निकल चुका है, तो अब तक ये तो होना है, कब तक एंजॉय करेंगे। अब आप मकरूज हो चुके हो तो ये आपके साथ चले। खैर, मैं एक अलग ऐसे में ही कह रहा था कि ये आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो जब ये चीज़ आपके सामने बन रही होगी तो क्लियर हो जाएगा, उसमें ज़्यादा टेंशन ना लें, चाहिए। सब एक एक चीज़ रिकॉर्ड हो रही है, ये सारा जो मैंने अपने हाथ से किया है, आप सुकून से इत्मीनान से रिकॉर्डिंग को 1 दफ़ा देखें, 2 दफ़ा देखें, 4 दफ़ा देखें और ये अपने पास परफॉर्म करें, ठीक है। अच्छा जी, अब देखें मैंने यहाँ पर इधर एक टीडी करी थी, इधर भी एक कर देता हूँ तो इधर भी नजर आ जाएगा, सही है। अब अगर मैं ये करूं कि ये जो मेन टेबल है इसकी बॉर्डर जाके मैं 0 करूं, आउटपुट आपको कुछ इस किस्म का नजर आएगा, ठीक है। तो यही असल में आपको दिखाना चाह रहा था कि वेब पेज का हमने यहाँ पर एक स्केलेटन बना रखा है।
अब ये जो copyright@NIT यूनिवर्सिटी आपको बॉटम पे नजर आ रहा है और इसको आप देख रहे हैं, तो ये यहाँ इसलिए नजर आ रहा है कि यहाँ एक सेल मौजूद है। इसी तरह कोई इमेज आपको कहीं नजर आ रही है, वो वहाँ नजर इसलिए आ रही है कि आपने बकायदा एक स्केलेटन बना रखा है। तो वो जो टेबल है उसकी मदद से हमने कोई डेटा डिस्प्ले नहीं किया है, टेक्स्ट डिस्प्ले नहीं किया है, बल्कि हमने एक स्केलेटन बनाया और उसमें हमने इमेजेस रखी है, टेक्स्ट रखा है, कोई टेबल रख दिया, कोई टेक्स्ट रख दिया। सही है। तो ऐसे प्लानिंग करके हम स्केलेटन बनाते हैं वेब पेज का बाय यूजिंग टेबल, फिर उसमें टेक्स्ट रखते हैं। सही है? अच्छा, अब देखिए यहाँ पर मैं मजीद क्या करने जा रहा हूँ, वो ये कि यहाँ इस वेबसाइट के अंदर मैं एक नया पेज ऐड करने जा रहा हूँ और उसका नाम हम रखेंगे home.html। और उसमें मैं करूँगा ये कि ये जो कुछ भी मैंने यहाँ लिखा था ना वो सारा कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा। ठीक है। फिर हम करेंगे ये कि यहाँ पर एक और पेज बनाएंगे और उसका नाम रखेंगे अबाउट। कॉपी करके उसमें भी सब कुछ पेस्ट करूँगा, बस यहाँ पे लिखूंगा अबाउट पेज। फिर हम यहाँ पर एक और पेज बनाएंगे, तो यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट लिख दूंगा। अब होगा कैसे कि जब आप किसी भी पेज को रन करेंगे ना, जैसे होम को रन कर दिया आपने, तो ये होम पेज, ठीक है, ये कॉन्टैक्ट पेज है, ये अबाउट अस पेज है। देखिए जब आप लिंक पे क्लिक कर रहे हैं तो पूरा पेज चेंज हो रहा है, ठीक है, और ये तीनों पेज एक ही फोल्डर में मौजूद है। लेकिन आपको लग क्या रहा है, अभी तो आपने खुद बनाए ना तीन अलग अलग पेज, लेकिन अगर आपने ये तीन पेज ना बनाए होते और नहीं देखे होते तो आपको लगता कि जैसे इस लिंक पे क्लिक करने से सिर्फ ये हेडिंग चेंज हो रही है ना। हालांकि ऐसा नहीं है, पूरा पेज चेंज हो रहा है। जब भी आप किसी लिंक पे क्लिक करते हैं ना तो पूरा पेज ही चेंज होता है। कुछ चीजें जो कॉमन होती हैं जो हर पेज पे होती हैं। सही, मेरी बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ ले, सब क्लियर है। अच्छा देखिए यहाँ पर हम आ जाते हैं कॉन्टैक्ट पेज के ऊपर ना। अब कॉन्टैक्ट पेज के ऊपर मैं बना रहा हूँ एक टेबल और उसमें मैंने बना दी एक टीआर और उसमें बना दी, इसमें मैंने लिखा प्लीज एंटर योर नेम। तो आप देखेंगे कि कॉन्टैक्ट पेज के ऊपर ये लिखा हुआ नजर आ जाएगा प्लीज एंटर योर नेम। सही है। टेबल है तो टेबल की बॉर्डर 1 कर देते हैं, तो टेबल भी नजर आ जाएगा आपको। फिर मैं करता यह हूँ कि इसकी बिट 100% कर देता हूँ, तो बिट आपको 100% नजर आ जाएगी। फिर इसमें मैं एक टीडी का इजाफा कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर ना मैं एक स्पेशल टाइप ऑफ कंट्रोल इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, उसका नाम है इनपुट। इनपुट अगर सिर्फ इनपुट में यह लिख दूंगा तो ये बना देगा यहाँ पे एक अदर टेक्स्ट बॉक्स जिसमें मैं अपना नाम लिख सकता हूँ, इसको बोलते हैं इनपुट। अब ये हम इनपुट टैक्स के ऊपर आ गए। आप चाहें तो जी, इसमें हम ये भी लिख सकते हैं इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, यही आउटपुट आएगा। अच्छा ये जो टीडी है ना, इसकी वर्टिकल अलाइनमेंट हम टॉप कर देते हैं।
तो ये जो है ना टेबल ऊपर चला जाएगा, ठीक है। फिर ये टेबल जो है इसकी सेल पैडिंग में 5 कर देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा। तो ये प्लीज एंटर योर नेम, और यहाँ पर आप कोई अपना नाम वगैरह लिख सकते हैं, सही है, ठीक है। ठीक है सर। ये टीआर मैंने कॉपी करी और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया प्लीज एंटर योर पासवर्ड। तो यहाँ पर भी आपको एक टेक्स्ट बॉक्स नजर आ जाएगा जिसमें आप अपना पासवर्ड लिख सकते हैं। तो उसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं इनपुट टाइप इक्वल्स टू पासवर्ड। तो आप जब आप इनपुट टाइप पासवर्ड करेंगे ना, तो इसमें जो कुछ भी होगा वो डॉट्स की फॉर्म में लिखा हुआ नजर आएगा। समझ में आ रही मेरी बात? जी सर। ये आ गया पासवर्ड। वो इनपुट टाइप टेक्स्ट होता है, तब आ जाएगा। हाँ, स्ट्रिंग की फॉर्म में वार्चर आएगा, सही है भाई। कोई सवाल है तो पूछ लो। ये शक्लों में ना अजीब अजीब सा कुछ नजर आ रहा है, इसलिए पूछ रहा हूँ। पूछोगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा, मैं जो पहुंचा हुआ बाबा हूँ क्या? पूछ लो यार, इतना भी पहुंचा हुआ नहीं हुआ, शक्ल से ही नजर आ जाता है कुछ गड़बड़ है, लेकिन ये नहीं कि अंदर क्या चल रहा है। की बात है क्या है? आप थोड़ा सा लेट आए थे, मैं भी समझा रहा था सेल पैडिंग ना पिछली दफा। हाँ, तो वो अगली दफा 4:30 बजे ब्रेक कर लेंगे। तो वो असल में सेल पैडिंग जो है ना, वो टेक्स्ट और बॉर्डर के दरमियान स्पेस को बढ़ा देता है, और क्योंकि टेबल में तमाम टीडीज के अंदर ऐसा हो जाता है, ठीक है भाई। जी सर। अच्छा, आप जब इनपुट ले रहे होते हैं ना, तो डिफरेंट किस्म का डेटा इनपुट लेना होता है। अब नाम है तो नाम तो कुछ भी हो सकता है, आप इनपुट लेंगे तो कोई भी अपना नाम लिखेगा। डिफरेंट टाइप के नाम होते हैं। अब मिसाल के तौर पे कोरियन नाम आप कुछ सुनेंगे तो आपकी अजीब से समझ नहीं आएगा, आपको लगेगा कोई अल्फाबेट बोल रहा है। आपके नाम कोई और सुनेगा तो बोलेगा यार अजीब सा नाम है, कौन किस किस्म के नाम है। तो इसलिए आप कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते इसमें, इस किस्म इस टेक्स्ट पे, इसलिए आप टेक्स्ट बॉक्स इस्तेमाल करें। लेकिन सपोज आपको यूजर से उसका जेंडर इनपुट लेना है, तो अब जेंडर के लिए अगर मैंने टेक्स्ट बॉक्स इस्तेमाल कर लिया तो क्या मसला? हाँ, मैं क्यों रहा हूँ, मैं ये डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि क्यों रेडियो बटन इस्तेमाल होता है। हाँ, अब टेक्स्ट बॉक्स है, अब टेक्स्ट बॉक्स अगर होगा तो कोई लिखेगा मेल, कोई लिखेगा फीमेल, कोई लिख देगा मर्द, कोई लिख देगा लड़का, कोई सिर्फ एम लिख देगा, स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी, ठीक है, कोई आदमी लिख देगा, कोई खातून लिख देगा। अच्छा, लिख तो सबने दिया जेंडर, इसमें प्रॉब्लम क्या होगी? क्योंकि डेटा जाएगा डेटाबेस में। अब आपके पास मिसाल के तौर पे रिकॉर्ड लोग हैं, कोई 500 मर्द हैं और 300 खवातीन हैं, लेकिन 500 मर्द में से 100 मेल हैं, 100 मर्द हैं, 100 लड़के हैं, 100 जो है ना वो आदमी है, 100 ने सिर्फ एम लिखा हुआ है। अब डेटाबेस पे जब क्यूरी चलेगी तो 100 मेल लिखे हुए आ रहे होंगे, आप परेशान हो जाएंगे कि यार मेरे पास तो 500 है, यहाँ 100 लिखे हुए आ रहे हैं। तो लिहाजा यूजर को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा कुछ दो वैल्यूज के अंदर, वो टाइप कुछ नहीं करेगा, सिलेक्ट करेगा। तो लिहाजा हम यहाँ पर फिर उसके लिए जो इनपुट टाइप इस्तेमाल करते हैं वो होती है रेडियो बटन। सिलेक्ट योर जेंडर, हम यहाँ लिखेंगे इनपुट टाइप रेडियो, ठीक है। उसके आगे हमने टेक्स्ट में लिख दिया मेल, और ये हो गया जनाब फीमेल। आपके पास यहाँ दो ऑप्शन नजर आएंगे, मेल एंड फीमेल, और दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं कि एक सिलेक्ट हो, तो उसके लिए ब्राउजर को बताना पड़ता है कि ये ग्रुप से बिलोंग करते हैं
उसके लिए आपको इनका नाम सेम रखना पड़ता है। अगर नेम एट्रीब्यूट सेम होगा तो ब्राउजर समझ जाएगा कि ये एक ही ग्रुप है और इसमें से एक वक्त में एक सेलेक्ट होगा। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? सर बताइए क्या चीज? कौन कौन सा नाम? अच्छा, मेल और फीमेल की बात कर रहे हैं? नहीं, उसमें वो वाला एट्रीब्यूट नहीं है ना, इनपुट टाइप जो होता है ना, उसमें ये वाला एट्रीब्यूट उसके अंदर है नहीं HTML में, तो ये टेक्स्ट अलग से हमें लिखना पड़ेगा। इवन टेक्स्ट बॉक्स में भी देखें हमने अंदर कुछ नहीं लिखा था। हाँ, वो सर्वर साइड जो होते हैं ना हमारे पास रेडियो बटन, उसमें होता है ऑप्शन, HTML में नहीं है। इसको हाँ हाँ वैल्यू भी रखेंगे। अच्छा, फिर जो है ना आगे चलते हैं। अच्छा, रेडियो बटन की खास बात क्या होती है? देखिए, मैं ये कह रहा था कि नेम आप डिफाइन करेंगे ना तो ब्राउजर समझ जाएगा कि भाई ये एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं। आप सपोज आप यूजर से कोर्सेज भी सिलेक्ट करवाना चाह रहे हैं, आपने कहा कि सिलेक्ट योर कोर्सेज, तो कुछ भी है हम सपोज समझने के लिए, अब यहाँ कुछ कोर्स लिखे हुए, वेब लिखे हुए और मोबाइल लिखा हुआ है। अब ये दो अलग कैटेगरी है, लेकिन अगर आप इन चारों का नाम सेम दे देंगे ना तो ब्राउजर इन चारों को एक ग्रुप में कंसिडर करेगा। अब चारों में से कोई एक होगा। बात समझ में आ रही? ऐसा नहीं करना है, बल्कि इनको अलग रखना है, इनको अलग रखना है, तो आप इनको अलग रखेंगे। ठीक है, तो अब आपने जब यहाँ पे ये किया तो अब ये अलग सेलेक्ट होंगे और ये अलग होंगे कोर्स। ठीक है, ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है। नॉर्मली जब हमारे पास रेडियो बटन इस्तेमाल होते हैं तो वो हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब मल्टीपल चॉइसेस में से हम ये चाह रहे होते हैं कि कोई एक सेलेक्ट करे यूजर। जैसे मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है और एक सही आंसर है तो रेडियो बटन होता है। एक से ज्यादा भी तो हो सकते हैं, दो सही हो गए, तीन सही हो गए, या यूजर एक से ज्यादा कोर्सेज सिलेक्ट कर सकता है। तो अब क्या करें? तो उसके लिए आप फिर रेडियो बटन की जगह चेक बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कहलाते हैं चेक बॉक्सेस। ये दोनों भी सिलेक्ट हो जाते हैं, एक भी सिलेक्ट हो जाता है और अनसिलेक्ट भी रहते हैं। सही सही मल्टीपल यूज कर सकते हैं आप यहाँ पे सपोज आपने कहा कि जावा स्क्रिप्ट, तो यहाँ पे आपको जावा स्क्रिप्ट भी लिखा हुआ नजर आ जाएगा। सही है, ठीक है। अच्छा, बाद वक्त प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत सारी वैल्यूज होती हैं और उसमें से कोई एक वैल्यू सिलेक्ट करनी होती है। अच्छा, अब अगर मैं वहां पर रेडियो बटन इस्तेमाल करूंगा, अब जैसे मैंने दुनिया भर की कंट्रीज के नाम लिख दिए और उसमें मैंने कहा कि भाई एक कंट्री सिलेक्ट कर लें, पूरे पेज पे कंट्रीज आ जाएंगी। अगर 200 कंट्रीज मैंने पेज पे रेडियो बटन बना दिए तो लिहाजा वहां पे रेडियो बटन फिर इस्तेमाल नहीं होगा। वहां पे फिर हम इस्तेमाल करेंगे जनाब एक और टैग होता है सिलेक्ट का, उसमें होता है ऑप्शन। जैसे पाकिस्तान के जैसे होते हुए लोग, क्या जैसे श्रीलंका, तो डिफरेंट किस्म के ऑप्शन यहाँ आप देख सकते हैं। 3 ऑप्शन है यहाँ पे, तो जनाब ये 3 ऑप्शन आपको यहाँ पे नजर आएंगे।
ठीक है, इनमें से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें अगर 10 ऑप्शन भी है ना तो ये पेज पे ज्यादा जगह नहीं लेगा। 50 भी है तो ज्यादा जगह नहीं लेगा, जगह इतनी लेगा जब आप क्लिक करेंगे तो फिर लिस्ट खुल जाएगी लंबी सी, लेकिन वैसे पेज पे ये जगह इतनी लेगा। सही है, ये कहलाता है सिलेक्ट का टैग। भाई समझ में आ रहा है? अच्छा, फिर सपोज आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करवानी है। डेट ऑफ बर्थ के लिए जनाब अगर मैं टेक्स्ट बॉक्स दे दूंगा तो यूजर खुद भी लिख सकता है, लिहाजा हमारे पास एक इनपुट टाइप है, इनपुट टाइप इक्वल्स टू डेट। तो भाई ये है इनपुट टाइप डेट। सपोज आप 2026 में पैदा होने का इरादा रखते हैं, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें कि मैं 2026 में जनवरी में पैदा होऊंगा, 16 जनवरी 2026। ठीक है, सही है। होता है ना बाजू का मूड नहीं होता, बंदा कहता नहीं यार बाद में पैदा होऊंगा, मुझे दिल नहीं करता, तो लिहाजा ये 2026 हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये जो कैलेंडर है ये डिफरेंट ब्राउजर्स पे डिफरेंट नजर आता है। ठीक है, अगर आप इसमें ये कर दें ना कि डेट टाइम के बजाय आप डेट टाइम लोकल कर दें, तो फिर आप अपनी पैदाइश का वक्त भी बता सकते हैं कि भाई मैं जो है ना वो 16 जनवरी 2026 को 5:13 पे पैदा होऊंगा। इसमें आप टाइम भी बता सकते हैं। ठीक है, शाम में पैदा होऊंगा। ठीक है, मतलब डिपेंड करता है कि ऐसी डेट लेनी है जिसमें टाइम भी इन्वॉल्व है, तो डेट टाइम लोकल इस्तेमाल कर लेंगे, अदरवाइज हम सिंपली जो है ना वो डेट इस्तेमाल करेंगे। सही। अच्छा, बाज औकात आपको डेट से कंसर्न नहीं होता, आपको कंसर्न होता है मंथ से। एक इनपुट टाइप मंथ भी है असल में ना, ये होता है भाई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स हैं कि डिलीवरी मंथ कौन सा है और स्टार्टिंग मंथ कौन सा है प्रोजेक्ट का, तो आप फिर सिर्फ मंथ सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर। इसमें फिर डे नहीं आता, इसमें सिर्फ मंथ और ईयर आता है। मिसाल के तौर पे 2025 के अंदर जून में मेरी शादी होगी सपोज। ठीक है, आप इस तरीके से सिलेक्ट कर लें। ठीक है, मेरी नहीं होगी, मेरी तो बच्चों की शादी की उम्र हो गई है, मैं आप लोगों की बात कर रहा हूँ। तो इस तरीके, या कोई भी इवेंट आप प्लान करना चाहें कि भाई साल के एंड में हम कुछ प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे, डेडलाइन कोई बनाना चाहें, उसमें मंथ वाइज भी कर सकते हैं और वीक वाइज भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ लिख दें इनपुट टाइप वीक, और इनपुट टाइप वीक एक्चुअली वो फिर वीक सेलेक्ट करता है। जैसे इस वक्त सेकेंड वीक चल रहा है 2022 का, और दिसंबर का जो लास्ट होगा वो 52nd वीक होगा 2022 का। जैसे आप प्लान करें कि भाई मार्च के अंदर जो है ना वो मैं बिल गेट से भी ज़्यादा अमीर हो जाऊंगा, तो ये आपने एक डेडलाइन सेट कर दी। सही है, अब उसका तरीका ये है कि किसी तरीके से बिल गेट्स को गरीब कर दो, उससे ज़्यादा अमीर तो नहीं हो सकता, उसका पैसा जो है ना आगे पीछे हो जाए किसी तरीके से, ये मुमकिन है। तो मतलब इस कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है, उसके हिसाब से डेडलाइन वीक वाइज भी हो सकती है, मंथ वाइज भी हो सकती है। आप ये डेट टाइम के जो है ना वेरिएंट्स हैं आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे कलर सिलेक्शन का भी ऑप्शन है, अगर आप लिखते हैं इनपुट टाइप कलर, तो कोई कलर भी आप सिलेक्ट करवा सकते हैं। सपोज आपने कहा कि भाई ये रेड कलर ले लो, ये ग्रीन कलर, या येलो कलर, जो भी आप समझते हैं वो आप इस तरह सेलेक्ट कर लें, वो सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, एक होता है इनपुट टाइप रेंज,
ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है मोबाइल ऐप में, तो बहुत ही होता है कि आप कोई रेंज इस्तेमाल कर लें, 0 है ये 100 है, इसके दरमियान कोई भी वैल्यू सेलेक्ट कर लें, ब्राइटनेस कम ज़्यादा करनी है, फॉन्ट साइज़ कम ज़्यादा करना है, उसके लिए इनपुट टाइप रेंज इस्तेमाल होता है। ठीक है, साउंड कम ज़्यादा करना है। और एक होता है जनाब हमारे पास मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स, अगर मुझे बनाना है, जैसे सपोज मुझे फीडबैक लेना है यूज़र का, तो मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स के लिए जो हमारे पास टैग है वो कहलाता है टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया का टैग अगर मैं बना दूं तो मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स बन जाता है। इसमें फिर अगर मैं मिसाल के तौर पे अगर रॉज दे देता हूँ 3 और कॉलम्स दे देता हूँ 40, तो उससे क्या होगा कि ये इस तरीके का कुछ बन जाएगा। रॉ 3 का मतलब ये कि इसमें 3 रॉज होंगी, कि जितनी ज़्यादा कॉलम देंगे उतनी इसकी विड्थ ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा रॉज देंगे उतनी ज़्यादा हाइट ज़्यादा होगी। वैसे आप बहुत ही जाते हैं फिर स्क्रॉल बार आ जाता है, इसमें ज़्यादा भी जा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। फिर जनाब यहाँ पर एक होता है इनपुट टाइप, सबमिट। तो ये कहलाएगा इनपुट टाइप सबमिट, यानी कि एक बटन बन गया। ठीक है, ये जो इनपुट टाइप सबमिट होता है ना, ये डायरेक्टली लिंक होता है आपके फॉर्म के साथ। ये असल में जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये फॉर्म टैग्स कहलाते हैं, और भी बहुत सारे हैं, सिर्फ ये नहीं है। यानी आप ये जो पूरा टेबल है ना, इसको हम रखेंगे इनसाइड अ फॉर्म टैग। कोई आईडी होगी मिसाल के तौर पे 1 2 3, इसके अंदर 2 मेथड होते हैं, एक होता है एक्शन और एक होता है मेथड। ये पूरा जो टैग है ना, ये हम कट करके पूरा टेबल फॉर्म के टैग में रखते हैं। ये जो सबमिट होता है ना, वो फॉर्म सबमिट होता है। ये बटन जो है ना इनपुट टाइप सबमिट, ये फॉर्म के टैग से लिंक होता है। सही है। अब होगा क्या कि यहाँ मेथड में सपोज मैंने लिख दिया गेट, और एक्शन में सपोज मैंने लिख दिया home.html, तो ये पेज, ये फॉर्म जब सबमिट होगा ना, तो ये home.html पे चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, यानी जब आप इसको सेव करेंगे और यहाँ पर आकर रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, तो आप कहाँ आ जाएंगे? होम पेज पे आएंगे। ठीक है, आप यहाँ से google.com पे भी जा सकते हैं। अभी की बात दूर है सभी को। अब देखें यहाँ पे, अगर मैं फॉर्म सबमिट करता हूँ तो मैं गूगल पे चला जाऊँ। ठीक है, तो जो भी आप एक्शन में लिखेंगे उस यूआरएल पे ये फॉर्म सबमिट हो जाता है। ठीक है, सबमिट होने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है गेट और एक होता है पोस्ट। सही है? वो फिर हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, आज पहली क्लास हम ऑफ कर रहे हैं। जावा स्क्रिप्ट के थ्रू, HTML में नहीं हो सकती। उसके लिए आपको CSS और जावा स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करना होगा। तो अभी तक जो पढ़ा है उसमें कोई क्वेश्चन है? ठीक है।
थोड़ा सा इस चीज को ध्यान में रखें कि जो वेब पेज होता है ना, उसके अंदर डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्ट्रीब्यूट होती हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में। क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस का अपना काम है, सर्वर साइड का अपना काम है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का अपना काम है। जितनी भी इवेंट हैंडलिंग होगी वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज करेगी, स्टाइलिंग उसका मेकअप वगैरह सीएसएस करेगी, टेक्स्ट को दिखाना ये एचटीएमएल का काम है। फिर सर्वर साइड पे जितने टास्क हैं वो सर्वर साइड लैंग्वेज करेगी। सही है। तो एचटीएमएल में अभी हमने 2-3 घंटे में जो पढ़ी है खत्म नहीं हुई है। एक्चुअली क्या है कि ये हमने स्टार्ट लिया है। सही है। और अभी अगली क्लास में भी जब हम सीएसएस पढ़ रहे होंगे तो उसमें भी एचटीएमएल उसके साथ ही होगी। जब जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे होंगे तो उसमें भी एचटीएमएल इस्तेमाल हो रही होगी। मैंने जस्ट आपको एक आइडिया दिया है कि जो कुछ भी मैंने करवाया है ये रिकॉर्डिंग में आपके साथ शेयर भी कर लूँगा। तो आप सिंपली जो है ना इसको एक दफ़ा देखें और ये जो कुछ मैंने किया है